चलिए आप सभी लोगों को नमस्ते और शुरुआत करेंगे। आज आपका 82 नंबर सेट का डिस्कशन होना है। आप सभी लोग तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं, वैसे भी लेट हो चुका है और स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं क्या कहता है। ये बताइए, ये सब क्वेश्चन तो आप अगर मेरे से पढ़ रहे होंगे तो ये सब क्वेश्चन आप ऐसे ही बना दीजिएगा। कह रहा मेरे भाई पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसके बारे में बताइए। तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि ये हमारा पृथ्वी गोलाकार होता है और पृथ्वी का ये बीचों बीच जो लाइन खींचते हैं इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इसी तरीके से आपको भी पता होना चाहिए। और इसी इक्वेटर को हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं और इसी को हम विषुवत रेखा भी कह देते हैं। एक ही नाम है, कुछ अलग नहीं है, बस समझने समझने का फेर है। अब यहाँ पर क्या है मेरे भाई, इस इक्वेटर पर जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है ना, वो याद रखना किसी भी सूरत में मिनिमम होता है। और मेरे भाई यहाँ पर त्रिज्या, इसकी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, इसका सेंटर है। पृथ्वी त्रिज्या कितनी है तो आर है। और इसको हम कहते हैं मेरे भाई, ये वाला जो लाइन होता है इसको हम पृथ्वी की सतह भी कहते हैं। ये हमारा पृथ्वी की सतह कहलाता है और इसको पृथ्वी की सतह मान के क्वेश्चन सॉल्व करना। और यहाँ पर क्या होता है कहेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर ध्रुव कहते हैं। ये जो पॉइंट है इसको नॉर्थ पोल के नाम से हम लोग जानते हैं। ये ध्रुव तो है लेकिन ये हमारा नॉर्थ ध्रुव होगा, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसके जस्ट नीचे में अगर देखिएगा, इसके जस्ट नीचे में देखिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको साउथ पोल नजर आता है। यहाँ पर कौन सा पोल होगा तो कहेंगे यहाँ पर हमारा साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव की हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव की हम बात करेंगे। अब मेरे भाई ध्रुव उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, अगर ध्रुव है तो वहां पर जी का मान क्या होगा तो कहेंगे मैक्सिमम होगा। जी का मान यहाँ पर मैक्स होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी की सतह से जब आप ऊपर जाते हो, चलो उसके बारे में भी चर्चा कर देते हैं। ये पृथ्वी की सतह है, अगर आप इससे ऊपर की ओर जाओगे, हाइट जब बढ़ेगा तब मेरे भाई जी का मान घटता है यहां से ऊपर जाने पर। दूसरी बात ये भी आप जान लीजिए मेरे भाई, अगर पृथ्वी की सतह यहाँ पे, पृथ्वी की सतह यहाँ से अगर नीचे आओगे फिर भी जी का मान घटता है। और केंद्र पर जब आओगे, पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाओगे तो स्मॉल जी का मान 0 हो जाता है। इक्वेटर पर जी का मान क्या होगा तो कहेंगे यहाँ पर जी का मान मेरे भाई यहाँ पर मिनिमम होता, न्यूनतम होता है। अब आप देख लीजिए, विषुवत रेखा यानी विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुव पर अधिक होगा। मेरे भाई जी का मान आपसे पूछा गया है कि विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुव पर अधिकतम, ध्रुव पर तो मैक्सिमम होता ही है, यहाँ मिनिमम होता है, इस पर मिनिमम होता है, यहाँ मैक्सिमम होगा, तो इसकी अपेक्षा इस पर तो अधिक होगा ही होगा। तो मेरे भाई स्टेटमेंट हमारे क्या, तो यहाँ पर सही हो गए। विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुव पर कह रहा है कम होगा, कम नहीं होगा, ध्रुव पर हमेशा मैक्सिमम होता है। मेरे भाई दक्षिणी ध्रुव की बात करें या उत्तरी ध्रुव की बात करें, दोनों पर मैक्सिमम होगा। तो दक्षिणी ध्रुव की तुलना में उत्तरी ध्रुव पर अधिक होगा, नहीं, दोनों पर मेरे भाई बराबर होता है। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों पर मैक्सिमम होगा, यहां भी मैक्सिमम यहां भी मैक्सिमम होता है, ये बात ध्यान रखना, बराबर होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत निकल गए, एक स्टेटमेंट सही था जो कि आपके आंसर्स यहां पर बता दिए। तो मेरे भाई ऐसे करके भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठता है। इसका मतलब है मेरे भाई एक रिलेशन आप जान लीजिए कि डेंसिटी और टेम्परेचर जो होता है ये मिलकर के हमारा कांस्टेंट होता है। और याद रखना जो डेंसिटी घनत्व होता है इसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ उल्टा होता है, टेम्परेचर के साथ उल्टा होता है। अगर किसी भी चीज पदार्थ को अगर आप गर्म करते हो ना, उसका घनत्व घटता है, और जब उसका घनत्व घटता है तो हमेशा ऊपर जाता है। जैसे मान लेते हैं आप आग जलाते हैं तो ठंडी हवा गर्म हवा बनती है और गर्म हवा ऊपर जाती है। कभी देखिएगा चिमनी वगैरह जलते हुए तो भट्ठा का चिमनी का धुआं ऊपर जाता है चूंकि वो गर्म हवा होता है। कोई सिगरेट अगर पीता है तो उसका गर्म धुआं हमेशा ऊपर जाता है। तो मेरे भाई आपने अपने नजरों से देखा होगा कि गर्म धुआं हमेशा ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि गर्म धुआं का घनत्व कम हो जाता है, तापमान के बढ़ने के कारण उसका घनत्व कम हो जाता है। और घनत्व और तापमान में उल्टा रिलेशन होता है, हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो मेरे भाई निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया की बात कर रहा है, कह रहे कि निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिसमें जो है मेरे भाई गर्म यानी कि तापमान बढ़ने पर, जिसमें तापमान बढ़ने पर कम सघन पदार्थ है, यानी कि तापमान अगर मेरे भाई ज्यादा होगा तो तापमान ज्यादा यानी कि गर्म होगा तो सघनता कम होगा, यानी उसकी डेंसिटी कम होगी, यानी उसकी डेंसिटी कम होगी। तापमान हमारा क्या है, गर्म है, जिसका मतलब तापमान ज्यादा की बात कर रहा है, तो वो ऊपर की ओर उठेगा। जाहिर सी बात है तापमान ज्यादा होगा, डेंसिटी कम, तो वो ऊपर जाएगा। जिसका भी घनत्व कम होता है वो हमेशा ऊपर जाता है।
तथा कहता है मेरे भाई, उसके बाद तथा कहता है उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा नीचे, गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा नीचे, गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा नीचे, इसको हम संघनन कहते हैं। ये बहते हुए ऐसा होता है, ये प्रोसेस मेरे भाई संघनन का है, संघनन में ऐसा होता है। दूसरी बात आप ध्यान रखनी है कि जो संघनन हमारा संवहन, सॉरी इसको संवहन कहते हैं। संवहन हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो याद रखना ये द्रव और गैस में ही होता है, द्रव और गैस में ही केवल होता है, या तो द्रव में होगा या तो गैस में होगा। बीपीएससी टियर 2 में क्वेश्चंस पूछ चुका है। संघनन की बात करते हैं, कंडेंसेशन की बात करते हैं, तो कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है मेरे भाई, इसमें जो वाष्प होता है वो आपका पानी बन जाता है। वाष्प का पानी बन जाना संघनन कहलाता है। रेडिएशन मेरे भाई अधिक तापमान पर हमारा उष्मा का, हम कहेंगे रेडिएशन से निकलता है। जैसे कि अगर सूर्य का तापमान बहुत अधिक है तो वहां से रेडिएशन का एमिशन होता है। बहुत अधिक तापमान पर एमिशन हमारा रेडिएशन का होता है। और उष्मा संचरण अगर किसी ठोस पदार्थ में होता है तो उसको चालन विधि कहते हैं, इसको कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएंगे, राइट। अगला, परावर्तन के जो नियम है उसको बता दीजिए मेरे भाई। परावर्तन के कितने नियम है, तो परावर्तन के मेरे भाई 2 नियम होते हैं। याद रखना, कई बार पूछता है, ये लाइट चैप्टर में हमारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं ना, उसके 2 नियम होते हैं मेरे भाई। 2 नियम क्या कहता है, जैसे कि ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, तो यहाँ पर एक हमारा यहाँ पर दर्पण है। इस दर्पण पर एक लाइन को हम लोग सीधा लाइन खींचते हैं और इसके साथ 90 डिग्री अगर कोण बनाता है तो इसको हम लोग अविलंब कह देते हैं। इसको क्या कहेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर अविलंब कह देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत को समझना है तो मेरे भाई ये हमारा आपतित किरण है। ये हमारी कौन सी किरण होगी, तो ये हमारा आपतित किरण होगी, टकरा करके वापस जाएगी तो इसको परावर्तित किरण कहेंगे। मेरे भाई याद रखना, ये आपतित किरण है, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर आपतित किरण के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा आपतित किरण को दिखाता है। और जो टकरा करके वापस हमारा बाहर निकल रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर परावर्तित किरण कहते हैं। ये हमारा परावर्तित किरण। और आपतित किरण, परावर्तित किरण कहने का मतलब होता है कि ये हवा था, ये पूरा का पूरा हवा है, हवा से आया, टकरा करके हवा में चला गया, यानी माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसा होता है। अब परावर्तन का नियम क्या कहता है मेरे भाई, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण जो हमारा थीटा आई होगा वो परावर्तन कोण के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मेरे भाई आपतन कोण जो होता है वो अविलंब के साथ जो आपतित किरण होगा उसको आपतन कोण कहेंगे, जिसको थीटा आई से दिखाते हैं। और परावर्तन कोण हम उसको कहते हैं अविलंब के साथ। किसके साथ, अविलंब के साथ, अविलंब के साथ, अविलंब के साथ, अविलंब के साथ परावर्तित किरण को हम कहेंगे यहाँ पर परावर्तन कोण कहते हैं। तो अगर ये 10 डिग्री होगा तो ये भी 10 डिग्री होगा, टोटल कितना होगा तो 20 डिग्री होगा। अगर ये 45 होगा तो ये भी 45 हमारा होगा। ध्यान रखेंगे, ये कोण बराबर होगा, ये प्रकाश का परावर्तन कहता है। लेकिन आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा अविलंब से लेते हैं, अविलंब से लेते हैं। दूसरी बात मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना है, इसका दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी मेरे भाई ये भी कहता है इसका दूसरा कि आपतित किरण की हम बात करते हैं, हम परावर्तित किरण की हम बात करते हैं, आपतित किरण, हम परावर्तित किरण की बात करते हैं। और अगर मेरे भाई यहां पर अविलंब बोल देते, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम अविलंब की बात करते हैं तो अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होता है, तीनों एक ही तल में होता, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। ये ध्यान रखना, तीनों एक ही तल में होता है मेरे भाई। ये हमारा क्या होता है, कंसेप्ट होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन, ये अविलंब, ये तीनों एक ही प्लेन है, ये एक प्लेन है, एक ही प्लेन में होता है। तो मेरे भाई हम सभी लोग कह सकते हैं परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। और दोनों नियम के हिसाब से अगर आंसर करेंगे तो आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक नहीं, बराबर होता है, तो पहला तो छट गया। आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होगा, ये भी छट गया, दोनों बराबर होता है, मैंने पहले ही कह दिया है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। आपतन कोण को थीटा आई से दिखाते हैं, ये हमारा आपतन कोण। और परावर्तन कोण को हम लोग किससे दिखाएंगे, तो थीटा आर से दिखाते हैं। ये आपस में बराबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। स्टेटमेंट आपका एक ही सही है। तो मेरे भाई एक स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि परावर्तन का नियम हमारा क्या कहता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तो जिस तरीके से परावर्तन के नियम दो होते हैं, उसी तरीके से अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। और अपवर्तन का जो दो नियम होता है उसमें माध्यम परिवर्तन होता है, सघन से विरल और विरल से सघन। तो एक बार सघन से विरल, दूसरे बार विरल से सघन। सघन से विरल आता है तो प्रकाश हमारा अविलंब से दूर भागता है, और जब विरल से सघन जाता है तो मेरे भाई प्रकाश हमारा अविलंब की ओर जाता है। यही दो नियम वहां भी काम करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब कुंडली की गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की लंबवत होती है तो उत्पन्न प्रेरित धारा का मान क्या होगा। ये कह रहा है जब कुंडली में गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है, गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा का मान क्या होगा मेरे भाई। सबसे कम, सबसे अधिक, ना सबसे कम ना सबसे अधिक। ये कह रहा है सबसे अधिक। मेरे भाई आप देखिए, हम लोग फ्लेमिंग का रूल पढ़ते हैं ना, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की हम बात करते हैं। हम लोग इससे पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो फ्लेमिंग का अपना एक रूल होता है, और फ्लेमिंग का जो रूल होता है इसमें दो रूल पढ़ते हैं। एक तो हमारा लेफ्ट हैंड रूल होता है, और दूसरा जो फ्लेमिंग का होता है उसको हम लोग यहाँ पर राइट हैंड रूल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो राइट हैंड रूल जो हमारा होता है फ्लेमिंग का, किसका, सिर्फ राइट हैंड रूल नहीं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल की हम बात करते हैं। तो फ्लेमिंग के जो राइट हैंड रूल होता है मेरे भाई, इसमें क्या करते हैं तो हम लोग दायां हाथ लेते हैं, ये तीनों उंगली एक दूसरे पर लंबवत होता है। ये तीनों उंगली एक दूसरे पर लंबवत होता है तो अंगूठा हमारा ऊपर ही होगा, और ये गति के डायरेक्शंस को बताता है। और इधर हमारा क्या होता है तो कहेंगे इधर हमारा फ्लक्स के डायरेक्शंस को बताता है, और इधर हमारा तीसरा उंगली क्या होगा तो कहेंगे ये हमारा इंड्यूस्ड करंट को बताता है। ये किसको बताता है मेरे भाई, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की हम बात करते हैं। ये हमारा इंड्यूस्ड करंट को बताता है, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को प्रेरित धारा हम लोग कहते हैं, ये हमारा प्रेरित धारा होता है। तो मेरे भाई प्रेरित धारा की आपसे बात कही जा रही है, तो जो प्रेरित धारा हमारा यहाँ पर है ये हमारा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से मिलता है। इसमें गति की दिशा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो मेरे भाई यहाँ पर कुंडली में गति की दिशा ऊपर में आपको दिख रहा है, ये गति की दिशा है। हमारा थंब गति की दिशा ऊपर दिख रहा है, ये गति की दिशा है। तीनों एक दूसरे पर लंबवत होता है, ध्यान रखना। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मेरे भाई जो फ्लक्स की दिशा होती है ना, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो ये मेरे भाई अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये इस पर 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री पर हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि हमारे फोर्स भी मैक्सिमम होंगे, हमारे यहाँ पर फ्लक्स भी मैक्सिमम होंगे, और हमारे प्रेरित धारा भी मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो मेरे भाई इसमें से हम कहेंगे सबसे अधिक हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हमें इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर लंबवत होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए। कहता है कि रेडियो एक्टिव जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उससे उत्सर्जित बीटा किरणें की बात कर रहा है। तो मेरे भाई जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की आपसे बात कर रहा है, हम सभी लोग जानते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। मेरे भाई पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर देखेंगे तो आपको 89 से लेकर के आगे जितने भी एलिमेंट मिलेंगे सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही मिलता है। आप देखिए ना, एफ ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स होंगे लेंथेनाइट एक्टिनाइट्स में, आप देखिएगा कि एक्टिनाइट्स के जितने भी एलिमेंट हैं सभी हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, तो मेरे पास सभी के सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। लेकिन जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है इससे अल्फा का इमिशंस होता है, तो मेरे भाई अल्फा कण का भी इमिशंस होता है, इससे हमारा बीटा कण का भी इमिशंस होता है। तो अल्फा का भी इमिशन होगा, बीटा का भी इमिशन होता है, और गामा का भी इमिशंस होता है मेरे भाई। यानी कहने का मतलब है अल्फा बीटा गामा इन तीनों का इमिशंस हमारा कहां से होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है मेरे भाई ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और जो बीटा पार्टिकल होता है ये ध्यान में रखना कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ये कैसा होगा, तो यहां पर नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, और गामा मेरे भाई यहां पर चार्जलेस होता है। गामा जो होता है ये हमारा चार्जलेस होता है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो आपसे पूछा गया बीटा का उत्सर्जन हमारा होता कहां से, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके रेडियो एक्टिव एलिमेंट के परमाणु, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के परमाणु के नाभिक से, इसके परमाणु के नाभिक से मेरे भाई इन सब का इमिशंस होता है।
तो आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, यहां पर उसे केंद्रक से कह रहा है कि केंद्रक से उत्सर्जन होता है, तो केंद्रक से चूंकि बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन होता है मेरे भाई, और जब उत्सर्जित होती है तो वो आवेशित कण होता है। आवेशित कण के मतलब चूंकि हमारा बीटा कण जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, ये आवेशित होता है, ध्यान रखेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ये हमारा गामा के लिए होता है। उदासीन की हम बात करेंगे सर से मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन तो नहीं होगा चूंकि इमिशंस की बात कर रहा है, उत्सर्जन की बात कर रहा है, तो घूमने की बात नहीं करेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग हमारा उच्चतम आवृत्ति वाली तरंग होती है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग होनी चाहिए। तो आवृत्ति को मैक्सिमम बनाना है मेरे भाई। हम सभी लोग जानते हैं एक रिलेशन हमारे पास होता है एनर्जी इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि एच न्यू हमारा होता है, और यही हमारा एच सी अपॉन में लैम्डा होता है, जहां एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट है। तो मेरे भाई एच, जहां पर एच एंड और सी की बात करते हैं, ये दोनों के दोनों टर्म हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो एनर्जी का जो रिलेशन हमारा आवृत्ति के साथ होगा, न्यू के साथ होगा, वो समानुपाती हमारा आवृत्ति के साथ हो गया, और वित्तकर्मानुपाती हमारा वेवलेंथ के साथ होता है। अब मेरे भाई आपसे पूछा गया कि बताइए किसकी आवृत्ति उच्चतम होगी, यानी आवृत्ति को उच्चतम अगर करना है तो एनर्जी भी उच्चतम होगा। इन दोनों को अगर बड़ा होना है तो मेरे भाई इसको छोटा होना होगा, यानी आप उसको ढूंढिए जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। अब यहां पर मेरे भाई विद्युत चुंबकीय तरंग में आपको ढूंढना है, आपको विद्युत चुंबकीय तरंग में ढूंढना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं हमारा कौन कौन सा होता है मेरे भाई। हम लोग जानते हैं कि हमारा यहां पर गामा रे होता है, हमारा क्या होता है कहेंगे एक्सरे होता है, इसी वे में याद रखना है। हमारा यूवी रे की हम बात करते हैं, इसके बाद हम लोग यहां पर विजिबल रे की हम बात करते हैं, इसी तरीके से मेरे भाई हम यहां पर इंफ्रारेड रे की हम बात करते हैं, और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहां पर माइक्रोवेव की बात करते हैं, ये माइक्रोवेव हो गया। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा यहां पर रेडियो वेव हमारा हो गया। अब मामला यह है मेरे भाई कि इसमें से जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं ना, तो वेवलेंथ का मान क्या होता है तो बढ़ता है। इसलिए रेडियो वेव का जो वेवलेंथ हमारा होगा ये मैक्सिमम होता है, यानी कि सबसे अधिक होगा, और गामा का जो वेवलेंथ होता है ये सबसे कम होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर इसका मान बढ़ता है। ऊपर से तीर का निशान देखिए, ऊपर से नीचे जाने पर नीचे नीचे जा रहे हैं, और वेवलेंथ जो है इसका मान ऊपर यानी कि बढ़ता है। तो मेरे भाई सबसे अधिक हमारा इसका, सबसे कम इसका। तो अगर आवृत्ति अगर सबसे अधिक होना है तो वेवलेंथ सबसे कम चाहिए, तो सबसे कम वेवलेंथ किसका, तो गामा का ही होता है। और पहले ही ऑप्शन में दे रखा, तो क्या सोचना, आंसर तो तुरंत कर लेना है। इस रिलेशन पर क्वेश्चंस मेरे भाई हमेशा की तरह आता है, इसलिए इस रिलेशन को तो आप जैसे भी हो अपने दिमाग में बैठा ही लीजिएगा। आगे कहता है कि हीलियम परमाणु की बात करते हैं मेरे भाई। हाइड्रोजन के बाद हमारा हीलियम होता है, और हीलियम को देखिएगा तो ऐसा परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4 होता है। अब कहता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा मेरे भाई। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से अगर ये बाहर करता है, इसे एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा तो हमारा ये हीलियम अबर क्या बन जाएगा, क्योंकि यहां पर He+ बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकला मतलब H+ हो गया मेरे भाई। आप सीधा समझिए, ये सब छोड़ो, मारो गोली। ये हीलियम है तो हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर, तो एगो प्लस उस पर आयन आ जाएगा। तो मेरे भाई जब ये एक इलेक्ट्रॉन को खोता है, हीलियम हमारा क्या करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन को ये खोता है, बताइए इसका किसका निर्माण करेगा, तो मेरे भाई पॉजिटिव आवेश का निर्माण होगा, यानी कि धनात्मक हीलियम आयन बन जाएगा, धनात्मक हीलियम आयन बन जाएगा, और He+ होगा। अगर एक निकल रहा है तो 1+, 2 निकल रहा है तो 2+, 3 निकल रहा है तो 3+, ऐसे हम लोग करते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि लोहे की रेल एक टूटे हुए कह रहा है कि लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़े और मशीन के भागों को वेल्डिंग में, यानी कि वेल्डिंग की बात आ गई मेरे भाई। हम लोग जानते हैं जब भी रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग होती है, जब भी यहां पर रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग होती है, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग होती है मेरे भाई, इसको हम लोग थर्मिट वेल्डिंग से करते हैं। इसको हम लोग किससे करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है हम लोग यहां पर थर्मिट वेल्डिंग करते हैं। कैसा वेल्डिंग करेंगे, तो हम लोग यहां पर थर्मिट वेल्डिंग करते हैं, और इस थर्मिट वेल्डिंग में जो मिक्सर हम लोग यूज करते हैं वो थर्मिट मिक्सर हमारा इस्तेमाल होता है, वो हमारा
थर्मिट मिक्सचर हमारा इस्तेमाल होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और थर्मिट मिक्सचर अगर देखते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है कि आयरन होगा और साथ ही साथ मेरे भाई एल्युमिना का पाउडर होता है Al2O3 के रूप में, ये दोनों पाउडर के रूप में हमारा होता है। ये हमारा दोनों मिक्स होता है, आयरन होगा और एल्युमिना का पाउडर होता है। एल्युमिनियम मेरे भाई हल्का होता है, इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग गर्म करके पिघलाते हैं, लेकिन एल्युमिनियम हल्का होता है ऊपर चला जाता है और जितने भी आयरन हुए वो भारी नीचे आ जाते हैं। और जब हमारा रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने की बात आती है तो नीचे में आयरन से हम लोग उसको भर देते हैं, ऊपर एल्युमिनियम ऊपर ही रह जाता है और इस प्रक्रिया में मेरे भाई वेल्डिंग हमारा धीरे धीरे करके हो जाता है। तो रेलवे ट्रैक्स जो हमारा होता है वो आयरन का बना होता है, इसलिए उसमें आयरन भरते हैं, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं मेरे भाई, तो उसमें एल्युमिनियम का पाउडर यूज करते हैं। किसका? तो एल्युमिनियम का पाउडर और आयरन का पाउडर यूज करते हैं। ये पोर्टेबल होता है मेरे भाई, याद रखना है कि रेलवे ट्रैक्स को, रेलवे की पटरी को जोड़ने के लिए इसी का इस्तेमाल पहले के डेट में ज्यादा किया जाता था, क्योंकि ये हमारा पोर्टेबल होता था, कहीं भी इसको कहीं भी ले जाकर के आप वेल्डिंग कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब के डेट में मेरे भाई बहुत तरह की इसमें अलग अलग सिस्टम आ चुका है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एल्युमिनियम का स्थान हमारा किस तत्व ने ले लिया? मेरे भाई एका एल्युमिनियम की बात कर रहा है। एक बात आप समझ लीजिए कि हम लोग जब यहां पर बात करते हैं किसका, अगर हम यहां पर मेंडलीव की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं मेरे भाई? हम यहां पर मेंडलीव की बात करते हैं। तो मेरे भाई मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल के बारे में, इन्होंने मेंडलीव की जो कहानी है वो मैं बता देता हूं। मेंडलीव जब अपना ज्ञान बांट रहे थे तो उस समय तक मेरे भाई पीरियोडिक टेबल में 63 तत्व के बारे में पता चल चुका था, इतना तत्व उनको पता था। अब मेंडलीव की अगर हम बात करते हैं, सब कुछ मेंडलीव ने क्या किया था, तत्वों को मेरे भाई कैसे सजाया था, तो आपको ध्यान रखना है इस तत्वों को बढ़ते हुए, तत्वों को मेरे भाई बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। ये किस पर सजाया? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। मेंडलीव की हम बात करते हैं। दूसरी बात मेरे भाई, इन्होंने कुछ स्थान खाली छोड़ दिए थे, इन्होंने मेंडलीव ने कुछ स्थान खाली छोड़ दिया था, इन्होंने कुछ स्थान जो है पीरियोडिक टेबल में कुछ स्थान खाली छोड़ा था, इन्होंने कुछ स्थान खाली छोड़ा था, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर कुछ स्थान खाली छोड़ा था और इसी खाली स्थान में मेरे भाई कुछ एलिमेंट आए, जैसे कि हम गैलियम की बात करते हैं, जैसे हम जर्मेनियम की बात करते हैं, जैसे हम स्कैंडियम की बात करते हैं। और इसी में मेरे भाई जो हमारा गैलियम होता है, हम लोग जानते हैं जैसे कि हमारा बल्गा एंटी होता है, बल्गा एंटी, ये हमारा 13वां ग्रुप का एलिमेंट्स होता है, 13th ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो हमारा है। तो मेरे भाई इसको ध्यान रखना है, इका एल्युमिनियम को हम क्या कहते हैं? गैलियम कहते हैं। इका एल्युमिनियम का नाम क्या होता है? गैलियम होता है। इका एल्युमिनियम का नाम गैलियम होता है। तो मेरे भाई इका एल्युमिनियम का यहाँ स्थान किस तत्व ने ले लिया? तो इका एल्युमिनियम का स्थान यहाँ पर गैलियम ने लिया मेरे भाई, बाद में इसको फिल कर दिया गया वहां पे, तो इका एल्युमिनियम को गैलियम कह दिया गया। तो ये चीज मेरे भाई ध्यान रखेंगे, इका एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं तो हमारा इका एल्युमिनियम की जगह पर हमारा गैलियम होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारे सामने दे रखा है, एक यौगिक का नाम बताना है। मेरे भाई इसका नाम बताने में क्या जाता है? 2 कार्बन दे रखा है ना, ये अल्कोहल ग्रुप होता है। OH जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो अल्कोहल का होता है। एल्डिहाइड होगा तो CHO होगा, अगर आपका कीटोन होगा तो मेरे भाई C डबल बॉन्ड O होता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये OH अल्कोहल का ग्रुप है, अल्कोहल है। एल्कोहल अगर होगा तो मीथेन तो नहीं होगा, ऐसे भी आप दिमाग लगा लीजिए। एसिड तो नहीं होगा, इथेनॉल होगा मेरे भाई। क्यों होगा इथेनॉल? तो इथेनॉल में 2 कार्बन इथेन होगा, मीथेन के बाद इथेन होगा। तो आप देखिए मीथेन इथेन 2 कार्बन है, इसका मतलब इथेनॉल की बात करते हैं। और इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, यही हमारा C2H5OH भी कहलाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? इसी को हम लोग यहाँ पर इथेनॉल के नाम से जानते हैं। और यही हमारा इथेनॉल किसको बोला जाता है? हम लोग इथाइल अल्कोहल को कहते हैं। किसको कहेंगे? इथाइल अल्कोहल को। और इथाइल अल्कोहल बनाने की जो विधि होती है आप सभी लोग जानते होंगे, इसकी बनाने की विधि क्या होती है? किण्वन होता है।
इसको बनाने की विधि कौन सी विधि है, तो कहेंगे इसको हम लोग बनाने की विधि को हम लोग किण्वन विधि कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। एक लाइन में कहानी खत्म। आगे चलिए, अगला कहता है मेरे भाई, ये भी बता दीजिए, कहता है कि अचानक किसी गतिविधि के दौरान, यानी कि आप दौड़ते कूदते फांदते हैं, तो अचानक किसी गतिविधि के दौरान मेरे भाई कौन सा एसिड का निर्माण हो जाता है जिसके कारण हमारी जो मांसपेशी होती है उसमें बेसहारा मेरे भाई हम लोग कह सकते हैं कि बहुत तेज दर्द होता है। तो इसमें से मेरे भाई कोई ऑप्शंस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने के कारण होता है। इसका फॉर्मेशन तो यहां ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण होता है। हम लोग जब कूदते फांदते हैं, निर्माण के कारण, लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण हमारे मांसपेशी में बहुत तेज दर्द होता है। हम लोग जब मेरे भाई कूदते फांदते दौड़ते हैं तो उस समय ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाता है प्रॉपर, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हमारे मांसपेशी में हो जाता है और वही तेज दर्द देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। वैसे हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि जैसे कि हमारे शरीर में सबसे पहला चीज हम लोग को समझना है कि ग्लूकोज होता है, और जब ये ग्लूकोज टूटता है तो जो प्रोसेस से टूटता है उसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लूकोज अगर टूटता है तो उस प्रोसेस से हम कहते हैं उसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है वो हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। कहां पे होगा मेरे भाई, तो ये हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। तब जाकर के ये क्या बनाता है, कहेंगे यहां पर पायरुवेट का निर्माण ये पायरुवेट का निर्माण करता है, और फिर पायरुवेट हमारा क्या बनता है मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर एटीपी का निर्माण करता है, और यहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। यहीं पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा और 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। कितना एटीपी मेरे भाई, तो 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोज के अंदर हमारा ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है साइटोप्लाज्म में होती है, इसी में 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, इस लैक्टिक एसिड का जरूर याद रखिएगा केमिकल फॉर्मूला। लैक्टिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना, इस पर क्वेश्चन चूंकि पूछता है। इस लैक्टिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होगा उसको हम लोग बोलते हैं C3, यानी कि इसमें कार्बन 3 होगा, हाइड्रोजन मेरे भाई कितने होंगे 6 होंगे, और O3 होगा। यानी आप सीधा कह सकते हो ये 3 कार्बन वाला होता है, C3H6O। ये हमारा लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन हमारे मौजूद होते हैं। ऑक्जेलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको टमाटर में, पालक में देखने को मिलता है। कहां पे, टमाटर हो गया, पालक हो गया। बीपीएससी को मेरे भाई इससे बहुत प्यार है, क्वेश्चंस पूछता है ऑक्जेलिक एसिड का, और इसी से हमारे शरीर में पथरी का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो मेरे भाई दर्द किसके कारण, लैक्टिक एसिड, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। उसका केमिकल फॉर्मूला भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला भी कई बार पूछ लेता है। आगे बात करते हैं, मॉस की बात कही जा रही है मेरे भाई। मॉस जो होता है ये ब्रायोफाइट्स है। ये हमारा क्या है, तो कहेंगे यहां पर ये हमारा ब्रायोफाइटा होता है। और हम सभी को बता देना चाहते हैं मेरे भाई कि जो हमारा ब्रायोफाइटा होता है ये प्लांट का उभयचर माना जाता है। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं, तो ये प्लांट का हमारा उभयचर माना जाता है। और प्लांट का जो उभयचर होता है इसका मतलब वो जल और स्थल दोनों जगह पर हमारा होगा। यही चीज मेरे भाई जो मॉस हमारा प्लांट होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं, इसी से बहुत दिनों के बाद हमें जो कोयला होता है, चूंकि कोयला 4 तरह का होता है, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है, इससे पीट बनता है। और पीट जो हमारा होता है मेरे भाई वो सबसे घटिया क्वालिटी का होता है, लंबे समय ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला हमारा पीट प्रदान करता है, जो कि कोयला का हमारा सबसे घटिया रूप माना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा मेरे भाई किस प्रकार के एपिथेलियम देखिए एपिथेलियम टिश्यू जो होता है ना, हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके जो बाहरी आवरणस होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं वो एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। तो कहता है मेरे भाई हमारा जो आहार नली है उसकी आंतरिक परत और बाहरी परत दोनों तरफ हमारा एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। तो किस प्रकार के एपिथेलियम उत्तक, किस प्रकार के एपिथेलियम टिश्यू आहार नाल के अस्तर अथवा यहां पर फेफड़े की कोपिका के वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा मेरे भाई वारगम झिल्ली द्वारा हमारा पदार्थों के संवहन की अनुमति देता है। याद रखना मेरे भाई ये कैसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सरल सल की एपिथेलियम टिश्यू के नाम से जानते हैं। याद रखना पड़ेगा, कुछ ऐसा ही हमारा होता है। अगला मेरे भाई फर्न की बात करते हैं, तो फर्न की बात करेगा मेरे भाई, तो फर्न और मर्सिलिया ये दोनों मेरे भाई टेरिडोफाइट्स हैं, लेकिन ऑप्शन में है नहीं तो आंसर करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा फर्न हो गया, मर्सिलिया हो गया मेरे भाई, ये बहुत ही फेमस है। फर्न की बात कर लेता है, या फिर अगर आपसे
मर्सिलिया की अगर बात कर लेता, फर्न हो गया या फिर मर्सिलिया की बात कर लेता है, तो मेरे ये दोनों हमारे क्या है, तो यहाँ पर टेरिडोफाइटा है। ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, तो यहाँ पर टेरिडोफाइटा होता है। और टेरिडोफाइटा ये पौधा है मेरे भाई। टेरिडोफाइटा क्या है, तो ये हमारा यहाँ पर पौधा होता है। और ये टेरिडोफाइटा जमीन पर फैलने वाला पौधा होता है। ये जमीन पर फैलने वाला पौधा होता है। ये जमीन पर फैलने वाला क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर प्लांट है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर फर्न और मर्सिलिया की अगर हम बात करते हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, याद जरूर रखिएगा मेरे भाई। टेरिडोफाइट्स जो हमारा प्लांट होता है, ये बिना फूल वाला होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ये बिना फूल वाला पौधा होता है। ये बिना फूल वाला पौधा की कैटेगरी में आता है। और इसीलिए इसको हम लोग क्रिप्टोगेमी कहते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्रिप्टोगेमी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो बिना फूल वाला पौधा में मेरे भाई हमारे थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा ये दोनों भी आता है। ये भी हमारा बिना फूल वाला पौधा ही होता है। आप ध्यान रखेंगे, ये भी हमारा कैसा है, तो कहेंगे ये भी हमारा बिना फूल वाला पौधा ही है। ये भी हमारा बिना फूल वाला, ये भी हमारा बिना फूल वाला पौधा होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये भी क्रिप्टोगेमी में आता है। इसके अंदर मेरे भाई जड़ तना पत्ती का विकास नहीं होता है। इसमें जड़ तना पत्ती का विकास हो जाता है, इसलिए इसमें जाइलम फ्लेम भी मौजूद होता है। अगर जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म हमारा एक ऐसा प्लांट होता है मेरे भाई, इसको आवृत बीजी नहीं अनावृत बीजी कहते हैं, जिसके बीज नेकेड होते हैं, बीज का बाहरी आवरण नहीं होता है। ये हमारा मेरे भाई फूल वाला पौधा होता है। इसमें फूल होगा तो इसमें मेरे भाई बीज भी होगा। लेकिन जो बीज होता है वो कैसा होता है, तो कहेंगे इसके अंदर जो बीज होगा वो नेकेड होता है। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना कि इसके अंदर फल डेवलप नहीं करता है। तो ये जिम्नोस्पर्म हमारा कौन होता है, तो कहेंगे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, या फिर हम लोग देवदार की बात करते हैं, स्प्रूस की बात करते हैं। ये सब जो प्लांट हमारे हैं वो वैसे ही होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। और इससे लकड़ी बहुत अच्छा तैयार होता है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, चूंकि टेरिडोफाइटा होना चाहिए था आंसर, लेकिन ये ऑप्शंस में नहीं दे रखा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ई, आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अजैविक कारक की बात करते हैं मेरे भाई। एक तो जैविक कारक होता है, एक अजैविक कारक होता है। बोला गया है कि अजैविक कारक प्रति जंतुओं की प्रतिक्रिया के संबंध में असंगत का चयन करना है, जो हमारा यहां पर अजैविक टर्म नहीं है। तो मेरे भाई प्रजनन जो है ये हमारा जैविक होता है, तो ये तो ऐसे ही मिल गया, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। माइग्रेशन वगैरह जो हमारा होता है, ये सब हमारा इससे, ये हमारा प्रवास की बात कर रहे हैं, अनुरूप की बात करते हैं। पता नहीं ये क्या पूछा है। अजैविक से तो प्रजनन हमारा अजैविक नहीं होगा मेरे भाई, इस तरीके से हम लोग जानते हैं। देखिए अजैविक कारक हमारा क्या क्या होता है, हमारे वातावरण में तापमान हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, सब अजैविक कारक में आता है। अगर तापमान बढ़ जाता है, घट जाता है, तापमान हो गया, दाब हो गया, हमारे एनवायरमेंट में तापमान बढ़ जाना, दाब बढ़ जाना, ये सब में क्या रहा है, अजैविक कारक होता है। तो तापमान कभी बढ़ गया, कभी दाब बढ़ गया, कभी पोल्यूशन ज्यादा हो गया, कभी पानी, कभी हवा। तो मेरे हवा पानी सब आता है, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा अजैविक कारक होता है। ये सब अजैविक कारक है, ठीक है। तो प्रजनन हमारा जैविक कारक होता है, प्रजनन हमारा नहीं होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर दे रखा है, टिक आउट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई, हम आप लोग को ये क्वेश्चन कितनी बार बता चुके हैं कि ग्लोमरल्स और बोमेन्स कैप्सूल हमारा किसके भाग है मेरे भाई। तो आप सभी लोग जानते हैं ये क्वेश्चंस मेरे भाई नेफ्रॉन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो ये नेफ्रॉन की। और नेफ्रॉन क्या है, तो किडनी की एसआई इकाई, किडनी की इकाई मानी जाती है नेफ्रॉन। इसमें कहीं किडनी नहीं दे रखा है, तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ई, वृक्क को किडनी कहते हैं मेरे भाई। हमारा ये तो डायग्राम के साथ हमने आपको कई बार बताया है कि एक्चुअली में ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को यहाँ पर हम लोग इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर देखिएगा तो इस तरीके से आप इसी को कहते हैं नेफ्रॉन। इसी में जो यू शेप का आपको यहाँ मिलता है, इसको बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। और इसी के ऊपर जो जालीनुमा संरचना इस तरीके से होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमरल्स कहते हैं। इसको ग्लोमरल्स कहते हैं। इसी से ब्लड का फिल्ट्रेशन, इसी से मेरे भाई यूरिन का फिल्ट्रेशन, इसी से ब्लड का फिल्ट्रेशन, इसी से यूरिन का फिल्ट्रेशन हमारा होता है। और यूरिन वगैरह का फिल्ट्रेशन होकर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर हो जाता है। और इसके अंदर मेरे भाई नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज और जल वगैरह का अवशोषण हो जाता है। अगर इसकी लंबाई ज्यादा है तो जल का अवशोषण ज्यादा होगा, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते मेरे भाई, इसलिए ये लंबा भी होता है। आगे चलते तो ये हमारे नेफ्रॉन यानी किडनी का पार्ट है। अगला कहता है ब्रेड हो गया,
अनाज हो गया, पास्ता हो गया जो हम लोग खाते हैं, इसमें पाए जाने वाले स्टार्च की बात करता है। मेरे भाई स्टार्च एक प्रकार का क्या होता है, हम लोग पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं, और पॉलीसेकेराइड बोल दिया तो C6H12O6 की हम बात करेंगे, और ये कहीं ना कहीं ग्लूकोज के फॉर्म में होगा, ये ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। क्योंकि सेलुलोज जो होता है ये हमारा प्लांट की जो कोशिका भेती हो तो सेलुलोज की बनी होती, तो ये तो नहीं होगा, माल्टोज भी नहीं होगा, ग्लूकोज ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन सा है जो बैक्टीरिया वगैरह के माध्यम से हमारा सड़ता गलता नहीं है। तो मेरे पास सब्जी वगैरह में बैक्टीरिया लग जाएगा तो सड़ गल जाएगा, अगर डेड जीव जो है, जो जीव वगैरह जंतु मर जाते हैं उसको भी बैक्टीरिया सड़ा गला करके मिट्टी में मिला देता है। ये सब हमारा क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, और ये अजैव होता है, इसको बैक्टीरिया सड़ा गला नहीं सकता है। जिसको बैक्टीरिया सड़ा गला देता है उसको हम लोग जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, जिसको बैक्टीरिया सड़ा गला नहीं पाता है उसको अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, झील में पाए जाने वाली मछलियां की संख्या का घनत्व को मापने के लिए अच्छा तरीका क्या है। तो मेरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रति जाल, यानी कि जाल से हम लोग मेजर प्रति जाल जो पकड़ी गई मछलियां होती उसकी संख्या से हम उसकी डेंसिटी का पता लगाते हैं कि ज्यादा है या कम है पानी के अंदर। अगला क्वेश्चन मेरे भाई दे रखा है, ये तो पता चल रहा है कि 12 केजी की वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। अगर कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर होता तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का एक ही फॉर्मूला हमारा होता है, और इसको हम mgh के रूप में देखते हैं। हमको क्या चाहिए मेरे भाई, कितनी ऊंचाई पर है, तो हमको यहाँ पर ऊंचाई चाहिए, यानी कि हमें h चाहिए। फॉर्मूला पता है, h निकाल सकते हो, और अगर h निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी में डिवाइड कर दीजिए mg से। पोटेंशियल एनर्जी कितना दे रखा है, तो मेरे भाई क्वेश्चंस में बोल दिया 600 जूल। द्रव्यमान कितना है, तो क्वेश्चन में 12 केजी बोला है। जी का मान क्वेश्चन में बोल दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है तो ले लीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 120 और 12 पंचा 60, हमको लग रहा है मेरे भाई ये 5 मीटर आपका निकल करके आएगा। तो कितनी हाइट आएगी, तो 5 मीटर आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, पता चल जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 पंचा 60 यानी 5 मीटर होगा। लेकिन 5 मीटर कहीं नहीं दे रखा है मेरे भाई। कभी भी कोई भी हाइट की बात करते वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए -5 मत मार देना। हाइट हमारा क्या, तो मेरे भाई दूरी का मात्रक होता है, इसलिए हम लोग -5 नहीं लेंगे, हम लोग +5 की बात करेंगे, क्योंकि प्लस में आना चाहिए था। तो यहां पर मेरे भाई आंसर करेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आंसर्स क्या होंगे, तो आंसर्स हमारे यहाँ पर +5 यहाँ पर मीटर की बात करते हैं। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी ऑलवेज मेरे भाई धनात्मक होता है, और हाइट जो है वो दूरी के सेंस में ही पूछा गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो हम लोग सोच समझ करके आंसर करेंगे, -5 नहीं करेंगे मेरे भाई, +5 आंसर करेंगे। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी आपको +5 ऑप्शन नहीं दिया है, आंसर करेंगे। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बता दीजिए मेरे भाई। फ्यूज का जो तार होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि फ्यूज एक पतली सी वायर होती है, और अगर फ्यूज अगर पतली सी वायर होती है तो मेरे भाई आप सभी लोग बता दीजिए, पतली सी वायर है तो आपको लगेगा। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जो फ्यूज हमारा यूज होता है उसका गलनांक निम्न होता है, उसके गलनांक को निम्न रखते हैं। लेकिन फ्यूज का जो वायर होता है मेरे भाई उसका प्रतिरोध उच्च रखते हैं, उसका प्रतिरोध उच्च रखते हैं। क्योंकि फ्यूज का वायर बहुत पतला होता है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है। पतला अगर कोई चीज होगा तो उसका डायमीटर कम होगा, डायमीटर कम होगा तो त्रिज्या ज्यादा, डायमीटर कम होगा तो उसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जब भी हम फ्यूज वायर की बात करते हैं, हम किसकी बात की बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर हम फ्यूज वायर की बात करते हैं। तो मेरे भाई फ्यूज वायर का हम सभी लोग जानते हैं कि गलनांक क्या होता है। जो फ्यूज वायर होता है ये सुरक्षा का उपकरण माना जाता है, इसका गलनांक मेरे भाई कम होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गलनांक तो इसका कम होगा, लेकिन मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध का होता है। गलनांक निम्न होगा लेकिन उच्च प्रतिरोध वाला ही होता है। ये कैसा होता है मेरे भाई, तो ये उच्च प्रतिरोध का होता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। फ्यूज वायर का इस्तेमाल करते हैं कैसे, तो जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं ना कि R = ρ/L/A होता है। तो मेरे भाई इसको कांस्टेंट मार लीजिए, तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध होता है विद्युत कर्मानुपाती एरिया का होगा। और एरिया इन द सेंस हम कहेंगे डायमीटर के टर्म में d², इन द सेंस कहेंगे हमारा यहाँ पर त्रिज्या का स्क्वायर। मेरे भाई अगर पतला बहुत होगा, अगर हमारा फ्यूज का वायर पतला होता है तो कहेंगे हमारा डायमीटर कम होगा, उसका पतला मतलब डायमीटर कम होगा, उसकी त्रिज्या ज्यादा कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हम कहते हैं अगर यहाँ पर डायमीटर कम होगा तो हम कहेंगे उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कि उच्च प्रतिरोध का तार होता है। गलनांक कम होगा लेकिन प्रतिरोध उच्च होता है। तो मेरे भाई उच्च प्रतिरोध और हमारा
निम्न गलनांक का होना चाहिए आंसर। और अगर प्रतिरोध उच्च होगा मेरे भाई तो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं, इसको प्रतिरोधकता कहते हैं, वो भी उच्च होता है, क्योंकि आर जो होता है समानुपाती हमारा रो का होता है। इसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसको प्रतिरोध कहते हैं। ये अगर ज्यादा है तो ये भी ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए अगर ये ज्यादा है तो मेरे भाई उच्च प्रतिरोध के कारण ही हमारा हम कहते हैं यहां पर उच्च विशिष्ट प्रतिरोध भी होगा। उच्च क्या होगा तो कहीं यहां पर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेंगे। उच्च प्रतिरोध अगर ज्यादा है तो उच्च विशिष्ट प्रतिरोध हमारा यहाँ पर प्रतिरोधकता को कहते हैं। ये अगर ज्यादा है तो ये भी ज्यादा, और प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं, इसलिए दोनों समानुपाती ही होता है। तो मेरे भाई एक ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये फ्यूज जो होता है हमारा विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। जैसे ही करंट हमारा तार में पास करता है बहुत उष्मा डेवलप करेगा, वो गल जाता है, चूंकि उसका गलनांक कम होता है। और फ्यूज जो हमारा वायर होता है लेड और टीन से मिलाते हैं, और टीन उसमें हम लोग इसलिए मिलाते हैं क्योंकि उसके गलनांक को कम कर देता है, इसलिए टीन का परसेंटेज हमारा 63% तक होता है। जब किसी पिंड को मेरे भाई, जब किसी वस्तु को, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित करते हैं, चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। चंद्रमा पर G/6, पृथ्वी पर G, तो जी का मान बढ़ेगा, जी का मान बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा। तो मेरे भाई पृथ्वी पर उसका भार घट जाएगा? नहीं, पृथ्वी पर आते किसमें उसका भार बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई पृथ्वी पर भार बढ़ जाएगा और द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होगा। मात्रा मतलब द्रव्यमान की बात कर रहा है, यहां कर पृथ्वी पर उसका भार और द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेगा मेरे में, नहीं भार बढ़ेगा आने पर, चूंकि जी का मान बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी माध्यम में, ये दो चीज मेरे भाई ध्यान रखना है, यहां पर आपको किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता की बात करता है, जिसको हम लोग यहां पर एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। ध्यान रखेंगे, इसको एप्सिलॉन नॉट से हम लोग दिखाते हैं, उसका SI मात्रक आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसके जो फॉर्मूला होता है, एक कूलम का एक फॉर्मूला होता है, F = K टाइम्स हमारा Q1 Q2 अपन में R² होता है। और इस K को हम लोग क्या लिखते हैं तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, और ये हमारा Q1 Q2 अपन में R² होता है। अब यहां पर मेरे भाई ये फोर्स हो गया, हमको किसका यूनिट चाहिए तो हमको एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए, जिसका यूनिट चाहिए उसको हम सेपरेट कर लेंगे। मेरे भाई एक काम करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि हमारा इसका फॉर्मूला Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय हमारा कितना होगा तो कहेंगे F, गुना में क्या होगा मेरे भाई R², गुना में क्या होगा तो कहेंगे यहाँ पर 4π, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तो Q1 Q2 क्या था, चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, कूलम गुना कूलम यानी कूलम स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स का यूनिट मेरे भाई न्यूटन होता है, दूरी का यूनिट हमारा मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 4π तो मेरे भाई कांस्टेंट टर्म में इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो यूनिट नहीं होगा, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई निकालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं तो इसको हम लोग विद्युतशीलता कहते हैं, ये हमारा विद्युतशीलता कहलाता है, इसका SI मात्रक हमारा यही होगा। ठीक है, इसको विद्युतशीलता कहते हैं। एक हमारा चुंबकशीलता होता है, उसका मात्रक हेनरी पर मीटर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते मेरे भाई, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। कहता है एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है। मैंने आपको लिफ्ट के कंसेप्ट समझाए थे मेरे भाई, जरा सा याद कीजिए कि लिफ्ट हमारा कुछ इस तरीके का होता है। आज के बाद जिंदगी में तुम कभी गलती नहीं करोगे, लिफ्ट के क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने आ गया। लिफ्ट ये है, यहां पर मान लेते कोई आदमी है और इस तरीके से ये अपना भार को रीडिंग करना चाहता है, रीडिंग का पैमाना नीचे, उस पर वो खड़ा है। मेरे भाई कहता है कि यदि लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से जा रहा है, अगर तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है मेरे भाई, उसका त्वरण क्या हो रहा है तो यहाँ पर बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है, मतलब वेग बढ़ रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में ये तो क्वेश्चन कह दिया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु का, लिफ्ट के अंदर जो भी वस्तु होगा सबका भार किधर होगा तो नीचे होगा, और किसी भी वस्तु का भार कितना तो mg होगा। अगर भार नीचे लटकेगा तो मेरे भाई धागा में तनाव किधर होगा तो कहेंगे धागा में तनाव हमारा ऊपर हो जाएगा। और अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो कुछ नहीं करना, यहां पर मेरे भाई आपको सोच करके दिमाग लगाना है कि नेट फोर्स, जब भी लिफ्ट के कंसेप्ट आएंगे तो नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन करना है। नेट का मतलब क्या होगा, ये ज्यादा तनाव भी बल है, भार भी बल है, तो ये बल ज्यादा ये बल कम, तभी ऊपर जा रहा है। तो मेरे भाई इसमें से इसको घटा करके लिखेंगे, जब ऊपर जाएगा तो T - mg लिखेंगे, यानी कि हमारा नेट कितना होगा तो कहेंगे T - mg, क्योंकि दोनों फोर्स है, ये तनाव बल ये भार बल, भार बल में से बल को घटा सकते हैं, नेट हमारा निकल के आ जाएगा और ये हमारा ma के बराबर होगा। अब T जो हमारा होगा वो ma प्लस में mg करेंगे। हमारा जो एक्चुअल भार है इस आदमी का वो mg था, लेकिन जब वो तेज गति से ऊपर जाने लगा तो उसमें
ma जुट रहा है, इसका मतलब इसके भार में बढ़ोतरी हो जाएगा। तो मेरे भाई वजन जो पैमाना जो वजन दिखाएगा वो उसके वास्तविक भार से ज्यादा दिखाएगा, यानी अधिक दिखाएगा। तो ऊपर जाने पर अगर अधिक दिखाएगा तो नीचे आने पर मेरे भाई कम दिखाएगा। इस तरीके से आप इसको भी यहां पर समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्या कहता है क्वेश्चन, विद्युत जनित्र की बात करता है, जिसको हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। विद्युत जनरेटर कहने का मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात कही जाती है। अब कहता है मेरे भाई इलेक्ट्रिक जनरेटर में कौन सा स्टेटमेंट हमारे सही है। एक बात तो मेरे भाई समझ लीजिएगा, जो हमारा जनरेटर वगैरह होता है ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, जिस सिद्धांत पे काम करता है, उस सिद्धांत को जरूर याद रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर यह काम करता है, जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। इसी प्रिंसिपल पर हमारा ये काम करता है, जिसको हम जनरेटर कह रहे हैं। तो मेरे भाई ये जरूर याद रखिएगा, चूंकि क्वेश्चन पूछता है, और इसी प्रिंसिपल पर हमारा ट्रांसफार्मर वगैरह भी काम करता है। अब बता दीजिए इस क्वेश्चन के आंसर्स क्या होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत जनित्र के में कौन सा स्टेटमेंट हमारे सही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट होंगे। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो फेरों की संख्या होती है वो प्रेरित धारा की संख्या का समानुपाती होता है, यानी n जो होता है वो समानुपाती I होता है। नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होगा करंट में मेरे भाई उतनी ही की वृद्धि होती है। तो पहला स्टेटमेंट मेरे भाई क्या तो यहां पर सही है। अगला कहता है मेरे भाई कि कुंडली की चाल को बढ़ा करके प्रेरित धारा में वृद्धि कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, कि गति बढ़ेगा तो प्रेरित धारा भी बढ़ेगा। अभी जस्ट बताए थे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो गति अगर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा, गति मैक्सिमम तो धारा भी मैक्सिमम, यानी मेरे भाई ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला है कि प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र में कमी करके, कह रहा कि चुंबकीय क्षेत्र में कमी करके, कह रहा कमी करके धारा को कह रहा वृद्धि कराना। नहीं मेरे भाई याद रखना, गति हो गया, प्रेरित धारा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र होगा, तीनों एक दूसरे में क्या होता है समानुपाती का रिलेशन होगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाता है। यहां कह रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, जो कि यहां पर मेरे भाई गलत रिलेशन दे रखा है। यहां पर आपसे कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए आप कहेंगे एक और दो दोनों आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि गोलीय दर्पण की बात हो रही है। गोलीय दर्पण का मतलब होता है कि आपका अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। इसके वक्रता केंद्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो मेरे भाई हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तभी पता चल पाएगा। आप गोलीय दर्पण में किसी दर्पण को उठा लीजिए मेरे भाई, मुझे लग रहा है हम अवतल दर्पण को उठा करके चेक करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण इस तरीके से बना करके बढ़िया से इसको चेक कर सकते हैं। यहां पर आप किसी में भी चेक कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। ये जो लाइन हम खींच रहे हैं ना, ये जो इसमें हम लाइन यहां पर ड्रॉ करना चाह रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ये जो लाइन हम इसमें खींचना चाह रहे हैं ना, ये जो लाइन हम यहां पर खींचना चाह रहे हैं मेरे भाई, ये बीचों बीच ये लाइन है। ये कहां पे लाइन है, तो बीचों बीच ये लाइन होता है, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। जहां कट करता है उसको पोल कहते हैं। कर्व इधर है तो सेंटर भी इधर होगा। सेंटर और पोल के बीच में क्या होता है मेरे भाई, यहां पर मुख्य फोकस होता है। दर्पण की अपनी प्रॉपर्टी होती है। दर्पण का प्रॉपर्टी क्या होता है, इस दर्पण के सामने से अगर समानांतर कोई किरण आएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर कोई भी किरण आकर टकराएगी, तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से पास करेगी। ये इसका प्रॉपर्टीज होता है दर्पण का। और अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से पास करते हुए दर्पण पे टकराएगी तो मेरे भाई फिर वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। दोनों वाइस वर्सा हो गया। अगर समानांतर किरण आएगी, टकराने के बाद मुख्य फोकस से पास करेगी, अगर फोकस से पास करते हुए टकराएगी तो समानांतर हो जाएगी। दोनों उल्टा होता है। ये इनका दोनों नियम है। तीसरा भी नियम होता है मेरे भाई कि जब कोई भी प्रकाश की किरण हम इसके सेंटर से पास करते हुए दर्पण पे टकराती है तो जिस रास्ते से वो आई है उसी रास्ते में वापस चली जाएगी। इसका मतलब है कि यहां पर एक कंसेप्ट हमारा निकल करके आता है, जिस कंसेप्ट की हम यहां पर बात करने वाले हैं। मान लेते हैं यहां पर हमारा सेंटर है, यहां पर इसका मुख्य फोकस है। दर्पण का तीसरा कंसेप्ट हमने आपको क्या बताया कि जब भी कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाते हुए, जब भी कोई प्रकाश की किरण कहां से जाते हुए, जब भी कोई प्रकाश की किरण मेरे भाई वक्रता केंद्र से जाते हुए अगर दर्पण पे टकराती है तो मेरे भाई जिस रास्ते से वो जाएगी उसी रास्ते से वो रिटर्न भी आ जाती है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी सेंटर से पास करेगा तो हमेशा दर्पण के साथ वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी जैसे वो जाएगा वापस आ जाएगा, मतलब उसमें कुछ डेविएशन नहीं होगा, ना ऊपर ना नीचे, जैसे गया वापस आ गया। इसका मतलब दर्पण के सतह के साथ और ये जो हमारा प्रकाश की किरण थी वो दोनों एक दूसरे पर लंबवत होती है। ये हमेशा याद रखना, चाहे इधर से जाए चाहे ऊपर से आए, लेकिन कहां से पास करना चाहिए? तो वक्रता केंद्र से पास करते हुए होगा तो ऐसा होता है। तो मेरे भाई यही 3 गो नियम होता है। अब यहां पर देख लीजिए, कहता है कि किसी भी दिशा में, कहता है किसी भी दिशा में, दिशा कुछ भी हो सकता है, इधर उधर उधर कुछ कहीं भी, तो किसी भी दिशा में मेरे भाई, किसी भी दिशा में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के लंबवत होती है। जिनकी सही बात है कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण के लंबवत होगा, 90 डिग्री होगा। कहीं ना कहीं मेरे भाई स्टेटमेंट एकदम राइट है। दूसरी बात कहता है कि वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष, अब दोनों की बात कर रहा है, कह रहा है कि वक्रता केंद्र की भी बात कर रहा है और मुख्य फोकस की भी बात कर रहा है। अब दोनों का कह रहा है, इसकी भी बात कर रहा है, इसकी भी बात कर रहा है। कह रहा है कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के क्या होती है? लंबवत होती है मेरे भाई, जो कि गलत है। यहां पर हमारा ये फेल हो जाता है। अगर इस तरीके से अगर होगा, प्रकाश की किरणें मेरे भाई अगर ऐसे करके चलना शुरू करेगी, प्रकाश की किरणें अगर ऐसे करके इसके फोकस से चलना अगर शुरू करेगी, ऐसे चलना अगर शुरू करेगी, तो ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई हम कहेंगे प्रकाश की किरण अगर हमारा ऐसे, प्रकाश की किरण अगर ये गई है, ऐसे अगर गई है, तो ये कैसा हो जाएगी? तो कहेंगे यहां पर ये कुछ इस तरीके से हम कहेंगे इसके समानांतर हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, आप सीधा समझिए, आप सीधा समझिए, ये कैसा हो जाएगा? तो कहेंगे कुछ इस तरीके से ये इसके समानांतर हो जाएगी। यानी कि मेरे भाई आप सीधा कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो कि ये हमारा क्या होगा? तो कहेंगे यहां पर, ओहो, यहां से टकराएगी और यहां से वापस ऐसे समानांतर हो जाएगी। ये होता है, तो ऐसा हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां तो ऐसा हो गया, अब तो 90 डिग्री कोण बना नहीं। 90 डिग्री कोण बनता तो जाहिर सी बात, जिस रास्ते से जाता उसी रास्ते में वापस आ जाता। ये तो नियम कहता है कि अगर तुम्हारा प्रकाश की किरण अगर समानांतर गई, अगर समानांतर गई तो टकराने के बाद हमारा वापस इधर से आ गई, और एक बार जब इधर से गई तो समानांतर हो गई। तो मेरे भाई आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक ही वो जगह है जिसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र, एक ही वो जगह है जिसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से जिस भी तरफ मेरे भाई किसी भी दिशा में अगर हमारा प्रकाश पास करते हुए टकराएगा तो वापस हमारा मेरे भाई उसी पाथ में हो जाता है, क्योंकि 90 डिग्री पर हमारा होता है। तो यहां पर आपको मुख्य फोकस लिख करके मेरे भाई गलत कर दिया, क्योंकि मुख्य फोकस से जब भी पास करेगा तो वो वापस लंबवत हमारा नहीं होगा। और आपसे मेरे भाई सत्य स्टेटमेंट को ढूंढ रहा था, तो सत्य में तो आपका पहला सत्य था, दूसरा हमारा गलत हो गया। तीसरा कहता है कि दर्पण पर वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण आपतन कोण 90 डिग्री होगा। अब इसको भी समझिए गौर से मेरे भाई, हम लोग आपतन कोण की बात करेंगे, वो क्या होता है समझना गौर से। हम थोड़ा सा बताते हैं यहां पर, अगर मान लेते कि ये हमारा क्या, तो एक दर्पण है, इसी पर आप समझिएगा अच्छे से, समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण पर एक हम यहां पर ऐसे इसको खींचते हैं, एक लाइन को ऐसे खींचते हैं, जो लाइन कहीं ना कहीं हमारा अविलंब को दिखाता है। और लाइन अविलंब हमारा तभी होगा जब इस लाइन की बात करते हैं, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनता है, तभी ये अविलंब कहलाता है। तो हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं मेरे भाई अविलंब हमको दिख रहा है, ऐसा अविलंब हमको दिख रहा है, और ये इसको मान लिया अविलंब, तो इसका मतलब इसके साथ, इस दर्पण के साथ ये 90 डिग्री पर हमारा है अविलंब। अविलंब मतलब 90 डिग्री पर होबे करेगा। इसको अविलंब अगर कह रहे हैं तो दर्पण के साथ 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, ये सत्य होता है। अब मेरे भाई प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार अगर हम इसको आपतित प्रकाश की किरण अगर कहते हैं, या आपतित किरण अगर होगा, तो आपतित किरण की अगर बात करते हैं तो हमेशा याद रखना कि आपतित किरण और यहां पर अविलंब के साथ, आपतित किरण और अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। तो मेरे भाई इसको हम यहां पर आपतन कोण कहते हैं। तो ये कंसेप्ट आपका काम करेगा। तो आपतन कोण किसके किसके बीच में होता है? तो आपतित किरण और अविलंब के बीच में। अब यहां पर देखिए मेरे भाई, ये आपतित किरण भी यही है और अविलंब भी यही है, चूंकि सरफेस पर यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो आपतित किरण भी यही है और अविलंब भी आपका यही हो गया। तो मेरे भाई जब आपतित किरण और अविलंब जब दोनों एक ही हो गया, तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा, ना कि 90 डिग्री होगा। थीटा का मान 0 डिग्री होगा, ना कि 90 डिग्री होगा। यहां पर थीटा का मान कहेंगे 0 डिग्री हमारा होगा। तो मेरे भाई आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होगा, ऐसी परिस्थिति में 0 डिग्री ही होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई यहां 90 डिग्री लिख करके ये कंसेप्ट मेरे भाई एकदम खराब कर दिया।
यहां पर एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जिस क्वेश्चंस के लिए, इस क्वेश्चन के लिए अगर आंसर करेंगे तो ओनली वन आपका राइट होगा। इसलिए हम आपको कहते हैं अगर आपकी थ्योरी थोड़ा भी वीक है तो अखंड ज्योति बैच हमने जो दिया है ना, आप उसको जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे कंसेप्ट मेरे भाई वहां पर बेतहासा बेहतरीन तरीके से आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है, ताकि आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो कहीं से भी आपसे गलती नहीं कराएगा। और ये वाला जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ना, ये वाला लाखों लोग को गलती करा सकता है, लेकिन जो लोग इसको समझता है कि हमारा आपतन कोण किसके किसके बीच में होगा, अविलंब और आपतित किरण के बीच में, वही आंसर परफेक्ट कर सकता है। और वक्रता केंद्र से पास करते हुए वक्रता केंद्र से ही वापस आ रहा है, इसका मतलब यही आपतित किरण है और यही हमारा 90 डिग्री पर भी है, तो यही अविलंब भी है। तो आपतित किरण और अविलंब एक ही लाइन पर हो गया तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री कैसे हो जाएगा? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण मेरे भाई यहां पर कहेंगे परावर्तन नियम के अनुसार हमारा 0 डिग्री ही होगा, इसलिए आप आसानी से इस बात को समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई कई बार पढ़ चुके हैं, हमारा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या बताना है? इस क्वेश्चन को भी मेरे भाई आप लोग कर सकते हो। आपको यहां पर विलयन की सांद्रता पूछी गई है, तो इसके लिए भी मैंने कई बार बताया है कि विलयन की अगर सांद्रता अगर कभी भी कैलकुलेट कर, इस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है, विलयन की सांद्रता अगर परसेंटेज में अगर पूछेगा तो मेरे भाई जो सबसे कम क्वांटिटी में होता है ना, उसको विलय कहते हैं। तो इतना जल है, इतना मिलीलीटर क्या है, तो पानी है, उसमें अल्कोहल यानी कि आप अल्कोहल को मिलाते हैं, शराब को मिलाते हैं, इसी क्वांटिटी 50 मिलीलीटर है। इसका मतलब मेरे भाई ये विलय होगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी ना उसको विलय कहते हैं, और जो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो उसको हम लोग विलायक कहते हैं। और मेरे भाई इस बात को आप समझिएगा, जो विलयन हमारा बनता है ना, जो विलयन हमारा बनता है वो विलय और विलायक दोनों को मिला देने से बनता है, विलय और विलायक दोनों को मिला देने से बनता है। तो आप मेरे भाई यहां पर विलयन की सांद्रता निकाल रहे हैं, तो नीचे में तो विलयन ही हमारा होगा, नीचे में हमारा विलयन ही होगा, लेकिन ऊपर में क्या होगा मेरे भाई, तो विलय को रखते हैं। तो विलय हमारा सबसे कम मात्रा वाला कितना, तो कहेंगे 50 होगा। विलयन कहने का मतलब है मेरे भाई विलय और विलायक दोनों को मिला दीजिए, 50 और 150 मिलकर के हमारा 200 हो जाएगा। और परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना कर दीजिए, 100 से अगर इसको काटिएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 से अगर इसको काटिएगा तो ये 25 हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे भाई कितना परसेंटेज हमारा होगा, तो विलयन की सांद्रता 25% होगी, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है आंसर। तो मेरे भाई जब कभी भी निकालते हैं तो हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज में कैलकुलेट करने 100 से गुना कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आंसर इसका 25% आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं था। मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन के आंसर्स हम चाहेंगे कि आप सभी लोग करके बता दीजिए, देखते हैं कितने लोग आंसर्स करते हैं। एक बार सभी लोग बता दीजिए मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर्स, देखते हैं कितने लोग आंसर करते। नियुक्ति बैच चल रहा है, लवकुश कुमार 5 अक्टूबर से नियुक्ति बैच आपका लॉन्च हो रहा है। एक्चुअली में 25 सितंबर से ही हम उस बैच को लॉन्च कर रहे थे, लेकिन चूंकि मटेरियल जो है काफी जंबल है, हम चाहते हैं कि एक ही मटेरियल एक ही बार में कम से कम 1000 क्वेश्चन आपके पास चला जाए। 1000 क्वेश्चन करके बीच बीच में डालते रहेंगे, 4000 क्वेश्चन कराना है। तो मेरे भाई क्वेश्चन का जो सिलेक्शन मैंने किया था, तो ऑर्डर इधर उधर हो गया था, जिसको टाइम लग रहा है करने में, इसलिए 2-4-5 दिन समय हम बढ़ा दिए हैं, ताकि अच्छे तरीके से अरेंज हो जाएगा। उसके बाद 5 अक्टूबर से वो क्लासेस हम आपकी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग अगर नहीं इनरोल हुए हैं तो नियुक्ति 4.0 आपको बैच दिख रहा होगा, उससे इनरोल हो जाइएगा, और बेहतरीन तरीके से पूरा क्वेश्चंस के माध्यम से थ्योरी तक लेके जाएंगे। इस बार 1000 2000 नहीं, 4-4000 क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, क्योंकि हमारे पास समय अभी 3-4 महीने का है। फरवरी लास्ट में ही आपका एग्जाम होगा, उससे पहले एग्जाम होने की संभावना 0% है, इस बात को समझिए, क्योंकि मेरे भाई अभी तक कुछ अता पता भी नहीं है, इसलिए टाइम है। तो मेरे भाई वो चुनाव सटा करके ही वैकेंसी को क्लियर करेगा, इसलिए आप ये श्योर रहिए कि फरवरी से पहले एग्जाम नहीं होना है। और वैसे भी केस उस अभी मुद्दा इतना सारा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मामला अभी खिंचाएगा आगे। आपका रिजल्ट आने में अभी लेट हो रहा है, तो नोटिफिकेशन तो रिजल्ट के बाद ही आएगा, ये बात भी श्योर है, क्योंकि सब कुछ क्लियर हो जाएगा तभी रिजल्ट देगा, रिजल्ट देगा तब नोटिफिकेशन आपको आएगा उसी बेसिस पर। बात करते हैं आवर्त सारणी की, बात करते हैं तो मेरे भाई पीरियोडिक टेबल में हमारा बोला गया है कि लॉन्ग फॉर्म में अधातु को रखा गया है। लॉन्ग फॉर्म में अधातु को रखा गया, तो किस ब्लॉक में अधातु होता है? मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है, वो हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके का हमारा पीरियोडिक टेबल होता है। और इस तरीके के पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये हमारा क्या, तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है। अगर इस पीरियोडिक टेबल की हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहां पर हमारा क्या होता है कि यहां पर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, यहां की अगर बात करते हैं इसको हम हीलियम कहते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है, इसमें मेरे भाई इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं,
ये हमारा एस ब्लॉक होता है, और ये हमारा यहां से लेकर के यहां तक हमारा डी ब्लॉक होता है, और इसकी अगर हम बात करते हैं इसको हम लोग यहां पर पी ब्लॉक कहते हैं। तो मेरे भाई ब्लॉक भी हमारे सामने में क्लियर है, ये पी है, ये डी है, और ये एस है। एक से लेकर के दो जो हमारा होता है, एक से लेकर के हम दो की बात करते हैं एस ब्लॉक, 3 से लेकर के अगर हम 12 तक की बात करते हैं बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और 13 से लेकर के मेरे भाई 18 की बात करते थे, ये हमारा पी ब्लॉक होता है। इधर मेरे भाई धातु होता है, इधर धातु होता है, हाइड्रोजन सिर्फ अधातु है, इधर धातु होता है, और इधर ही अधातु होता है। तो मेरे भाई अधातु हमारा एफ ब्लॉक में नहीं आएगा, पी ब्लॉक में आएगा। तो यहां मेरे भाई एफ ब्लॉक में आएगा, पी ब्लॉक में नहीं आएगा। यहां पर तो आप कह रहे होंगे मेरे भाई, यहां पर एक जगह एफ ब्लॉक दिया, एक जगह पी ब्लॉक दिया, तो वो काट देते हैं। हिंदी को प्रायोरिटी दे दीजिए, चूंकि बाइलिंगुअल करने में गलतियां होती है। तो मेरे भाई आप कहेंगे यहां पर एफ ब्लॉक की बात कर रहा है, क्या ये एफ ब्लॉक होगा? मेरे भाई नहीं, एफ ब्लॉक हमारा डी ब्लॉक के अंतर्गत का होता है। हम लोग एफ ब्लॉक की बात करते हैं ना, इसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसको हम लोग कहते हैं। ये हमारा क्या होगा? तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? तो हिंदी में इसको आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से हम लोग जानते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व जो हमारा होता है वो हमारा डी, और सॉरी ये हमारा एफ ब्लॉक में होता है, और आंतरिक संक्रमण तत्व हमारा डी ब्लॉक को कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? संक्रमण तत्व के नाम से हम लोग जानते हैं। ये संक्रमण तत्व हमारा डी ब्लॉक होता है, और ये हमारा पी ब्लॉक होता है। पी ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है। लेकिन इसमें अधातु नहीं है, इसमें अधातु है, एक सिंगल एक हाइड्रोजन होता है। लेकिन मेरे भाई यहां पर ना तो एस ब्लॉक होगा चूंकि अधातु की बात कर रहा है, एस नहीं होगा, डी नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा क्योंकि एफ इसी का पार्ट है, संक्रमण तत्व का ही पार्ट है, ये भी नहीं होगा। तो मेरे भाई होगा क्या? तो नन ऑफ दीज आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे मेरे भाई, इस क्वेश्चन के आंसर्स आपके पी ब्लॉक राइट होंगे। पी ब्लॉक जो होंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर्स हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है मेरे भाई, यहां गलती से आपको पी ब्लॉक लिख दिया था। एक्चुअली में हिंदी में एफ ब्लॉक ही सही है, मान के आप चलिएगा और उसको सही कर लेना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ऑक्सीकारक अवकारक दोनों होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करते हैं, H2O2 कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह वो हमारा काम करता है। आगे चलते हैं मेरे भाई। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की जब हम बात करते हैं, ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, अगर संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना ये कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित होता है। ये किस पर होगा? तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ये कंजर्वेशन ऑफ मास की हम बात करते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित होता है, यानी कि रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड मास बराबर होना चाहिए। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण, इसी को मेरे भाई हम हिंदी में कहते हैं, ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा काम करता है। ये किस पर काम करेगा? तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर ये हमारा काम करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई कि हम लोग एटम को भी बराबर करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में एटम को बराबर करते हैं। तो समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान जो होने चाहिए वो समान हो भी सकता है और नहीं भी, तो गलत ना हो गया, द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब होता है जितना राइट साइड होगा उतना ही लेफ्ट साइड होगा, जितना अभिकारक में उतना ही उत्पाद में होगा, जितना रिएक्टेंट साइड में उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। यहां कह रहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये हो सकता है कहां से आ गया मेरे भाई? होगा कह रहा कि समीकरण के दोनों ओर आयतन समान होंगे। मेरे भाई आयतन पर यह डिफाइंड नहीं होता है, समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान होनी चाहिए, ये हमारा राइट है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण को फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर सी। और जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उस पर मेरे भाई ये दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, याद रखिएगा, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड है? बीपीएससी में इस पर क्वेश्चन आ चुका है, पूछता है। तो मेरे भाई एगो अगर सिग्मा बॉन्ड, एगो सिंगल बॉन्ड दिखेगा जिसमें एगो सिग्मा होता है। अगर दो गो बॉन्ड अगर हो गया तो एगो सिग्मा समझना, एगो पाई समझना, गिनती की संख्या। अगर ये 3 गो बॉन्ड अगर दिख गया कहीं पर तो इसमें एगो सिग्मा तो होबे करेगा, लेकिन अब 2 गो पाई बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ 0 पाई, यहाँ एगो, यहाँ 2 गो। तो मेरे भाई एक सिग्मा, एगो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कहानी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, आसानी से। तो मेरे भाई आप बेंजीन का स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो एक्चुअली में जो बेंजीन हमारा होता है वो कैसा होता है? हम सभी लोग जानते हैं बेंजीन मेरे भाई ये साइक्लिक कंपाउंड है। बेंजीन हमारा कैसा कहेंगे यहाँ पर? साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बेंजीन हमारा साइक्लिक यहाँ पर
एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इस बात को आप समझिए। एरोमेटिक कंपाउंड हमारा होता है, और ये हमारा बेंजीन का जो हमारा केमिकल फॉर्मूला होगा वो C6H6 हमारा होता है। और जब इसके स्ट्रक्चर को अगर देखिएगा मेरे भाई, इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा होता है। इसी में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट में होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड होगा, ये अल्टरनेट में होता है, और इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे मेरे भाई, तो यहां पर बेंजीन कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक एक हाइड्रोजन को भी चिपकाना है, चूंकि 6 हाइड्रोजन को लगाना है, तो जहां जहां कॉर्नर है, जहां जहां कार्बन है, वहां वहां हाइड्रोजन को भी चिपकाना पड़ेगा। यहां हाइड्रोजन चिपक गया। अब मेरे भाई जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां वहां तो सिग्मा होगा, तो 6 गो तो दिख रहा है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, 6 गो सिग्मा, एक हर एक में सिग्मा होबे करेगा, तो 6 गो ई हुआ और 6 गो यू हुआ, क्योंकि यहाँ पर 12 गो सिग्मा होगा। तो मेरे भाई सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तो ये कहेंगे हमारा 12 होगा। और पाई बॉन्ड कहाँ पे होगा, तो जहां डबल बॉन्ड है वहीं पाई बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड में 1 गो पाए, 2 गो पाए, 3 गो पाए, तो मेरे भाई 3 गो पाई बॉन्ड होगा, यानी कि 3 गो पाई हो गया। तो 12 और 3 जो हमारा राइट आंसर होगा मेरे भाई, सिग्मा पहले पाई बाद में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं मेरे भाई। हम सभी लोग जानते हैं कि वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं, और जो वॉशिंग सोडा हमारा होता है ये सोडियम कार्बोनेट, हमारा सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। किसको बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हम सोडियम कार्बोनेट की हम बात कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो सोडियम कार्बोनेट की हम बात करते हैं, ये हमारा वॉशिंग सोडा होता है। और सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला होगा मेरे भाई, याद रखना Na2CO3। इसमें पानी के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यहां पर 10-10 मॉलिक्यूल्स होता है पानी का, इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग जो है मेरे भाई, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसका हम लोग डिटर्जेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करता है मेरे भाई, तो आप ध्यान रखना, ये पानी को क्या करता है, पानी की अस्थाई कठोरता को दूर करता है। पानी की जो अस्थाई कठोरता होती है ना, पानी की अस्थाई कठोरता की अगर हम बात करते हैं, पानी की अस्थाई कठोरता को क्या करता है, अस्थाई कठोरता को ये दूर करता है। तो मेरे भाई पानी को अस्थाई कठोरता को दूर करेगा, और पानी हमारा कैसा हो जाएगा, तो मेरे भाई पानी हमारा यहाँ पर पानी सॉफ्ट हो जाएगा। जब पानी सॉफ्ट हो जाएगा तो सॉफ्ट पानी से मेरे भाई झाग प्रॉपर निकलता है, यहाँ पर झाग हमारा बनना शुरू हो जाता है, और कपड़ा भी साफ हो जाता है। तो यहां पर मेरे भाई ध्यान रखना है कि कठोर जल को क्या करना है, नरम जल करने के लिए। ये सॉफ्ट पानी नरम हो गया, ये हमारा कठोर हो गया मेरे भाई, उसको खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग सोडा के रूप में। हम डिटर्जेंट वगैरह में भी डाल देते हैं, ताकि कपड़ा वगैरह आसानी से झाग दे करके साफ कर पाए। देखिएगा ऐसे ऐसे साबुन भी मार्केट में मिलते हैं, ऐसे ऐसे मेरे भाई यहाँ पर डिटर्जेंट भी मिलता है, जिस पर देखिएगा झाग बहुत कम निकलता है, क्योंकि उसमें वॉशिंग सोडा का मात्रा कम होता है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई। हम लोग जानते हैं कि ठोस आयोडीन जो हमारा होता है, इसमें क्या होगा, जब इसको हम जलाएंगे तो ये मेरे भाई डायरेक्ट हमारा ठोस से वाष्प बन जाता है, बीच में द्रव नहीं बनता है। तो इसमें हमारा ऊर्ध्वपातन होता है, और इसके जो वाष्प बनते हैं, जो गैस बनते हैं, उसके कलर मेरे भाई बैगनी हो जाता है, याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी जो होता है हमारा स्क्विड होता है, जो मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। अकशेरुकी हम उसको कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अगला कहता है कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है, तो मेरे भाई इंजाइम जो होता है ना, उपापचय यानी कि डाइजेस्टिव इंजाइम की बात करते हैं, हमारा उत्प्रेरक का काम करता है। हम कहेंगे ये ऑप्शन तो मैच कर रहा है, हमारा ये मैच कर रहा है। और हार्मोन्स मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, आपको मूड को बदल सकता है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है मेरे भाई, याद रखना ये पाचन से रिलेटेड नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट घाव घोस अगर कहीं पर हो जाता, कट फट जाता, तो उससे रिलेटेड हमारा होता है। ये मैच नहीं कर रहा है मेरे भाई, तो यही आंसर करेंगे। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए जो समीकरण नीचे दिए गए जो हमारे हैं, इसको बताना है और आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट असर्शन है, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन बोल दिया मेरे भाई। सभी विटामिन को शरीर में ये थोड़ी तैयार करता है, सभी विटामिन का तैयार नहीं करता है। जैसे विटामिन अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, विटामिन सी की बात करते हैं, नहीं तैयार करता है। विटामिन के का निर्माण करता है, विटामिन ए का निर्माण नहीं करता है। विटामिन B12 का निर्माण करता है, हमारे ब्लड में होता है। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, आप समझ ले कुछ विटामिन का निर्माण जो हमारे शरीर में होता है, और कुछ हम लोग को अलग से भी लेना पड़ता है। तो सभी विटामिन लिख दिया, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। आगे कहता है शरीर को उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो मेरे भाई असर्शन गलत है, रीजन हमारा सही है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
आगे चलते हैं। उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है लंबी, और कानों में अनियमितता है होती है मेरे भाई, वो कोलेनकामा का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ध्यान रखें, जो लचीला होता है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मेरे भाई यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कही जा रही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कही जाती है, जो कि आपको एक दृश्य के अंतर्गत उसको दिखाया गया है, जिसमें ए की बात कर रहा है और जिसमें बी की बात कर रहा है। मेरे भाई सही कार्य को क्या बताता है, सही कार्य को बताने वाले विकल्प का चयन करना है। तो आपके सामने मेरे भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखा रहा है, जिसमें ये वाला जो पार्ट्स आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट जो होता है इसी को हम लोग यहाँ पर यूट्रस कहते हैं। इसी में बच्चे मेरे भाई बच्चा का ग्रोथ होता है, भ्रूण का ग्रोथ होता है। ये छोटा छोटा जो आप देख रहे हैं ये अंडा है, ये एग होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, ये एग होता है, इसको ओवरी कहते हैं, ये ओवरी है लेफ्ट साइड राइट साइड। और ये जो पाइप है मेरे भाई इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसी में निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइज होता है। इधर से क्या होगा मेरे भाई, इधर से स्पर्म जाता है, इधर से स्पर्म जाएगा, इधर से स्पर्म जाता है, और इधर से स्पर्म ऐसे करके जाएगा, और यहां पर अंडा आएगा, और यहां से मेरे भाई स्पर्म आएगा, और ये दोनों आपस में फर्टिलाइज हो जाता है। कहां पे, तो कहेंगे फैलोपियन ट्यूब में होता है। और ये यूट्रस का पार्ट होता है, ये यूट्रस है मेरे भाई। तो ए जो है ये कहीं ना कहीं मेरे भाई यूट्रस को दिखाता है, और उसी में भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। और बी जो है वो निषेचन की क्रिया को बताता है। तो मेरे भाई बी जो होता है वहां पर अंडाणु का निषेचन को बताता है, फैलोपियन ट्यूब है हमारा। और ए जो हमारा है, ए में भ्रूण का प्रत्यारोपण या फिर हमारा विकास होता है। हम लोग जानते हैं भ्रूण का इंप्लांटेशन भी कहां पे होता है, तो यूट्रस में होता है, या फिर उसका विकास भी वहीं पर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ये। तो मेरे भाई यहां पर हमारा हो जाएगा, यहां पर इस तरीके से आंसर करेंगे, सी ऑप्शन हमारा कहीं ना कहीं यहां पर मेरे भाई करेक्ट हो गए। तो चलिए आज के डिस्कशन का यहीं पर एंड होता है, और मिलते हैं हम लोग फिर अगले डिस्कशन में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बस मेरे भाई अपने आप को ये ठान लीजिए कि डेली पढ़ना है, और एक बार मेहनत कर लीजिए दिलो जान से। जो भी आपके अंदर कसर है सबको दूर कर दीजिए। थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा ना, तो आपकी जिंदगी भर का दुख दर्द खत्म हो जाएगा। बस इसी उम्मीद के साथ मेहनत कीजिए कि अगर हम 4 महीना मेहनत कर लेंगे ना, तो आगे आने वाले जो भी समय होंगे वो मेरे लिए सबसे गोल्डन टाइम होगा, सबसे अच्छा टाइम होगा। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपसे जुड़े जितने भी लोग होंगे उन सब की लाइफ अच्छी हो जाएगी। बस इसी पर्पज से आप काम कीजिए, क्योंकि मेरे भाई जॉब अगर आप ले लेते हैं तो आप स्टेबलाइज हो जाएंगे, और आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे कि 2 रुपया आप दीजिए तो हम कुछ कर पाएंगे। तो मेरे भाई आप अपने आप को समझिए कि आत्मनिर्भर भारत इसी को हम कहते हैं। अपने आप को सोचिए मेरे भाई कि हमको कुछ अलग करना है, हमको अपने ऊपर लेकर के चलना है। हम किसी का कर सकते हैं, हम किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप सोचिए कि हमारी फ्यूचर कैसी होगी। आप अपने फ्यूचर को जब देखिएगा ना, अपने लाइफ को जब देखिएगा, अभी तो आप माँ पापा के पैसा पे चलते हैं, लेकिन जैसे ही मेरे भाई आप अपना पैर पे खड़े होइएगा, जब आपकी शादी वादी हो जाएगी, तब उस समय आपको पता चलेगा कि दूसरे पर आश्रित रहना कितना मुश्किल होता है। अगर किसी की शादी हो जाती है, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, आप देख लीजिएगा मेरे भाई एक एक पैसा के लिए जो है ना, उनको सोचना पड़ जाता है, मांगे या ना मांगे, देगा कि नहीं देगा, कैसा है नहीं है, बहुत तरह की बातें सामने आती है। इसलिए मेरा मानिए, एक बार जम के एफर्ट लगाइए, और श्योरिटी के साथ हम कह देते हैं 40 क्वेश्चन आप यहां से कर रहे हैं, और आपको नियुक्ति बैच में हम लगातार पढ़ाएंगे ही। ऐसा मान के चलिए मेरे भाई कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल में जाएगी। और अगर आप कर्म बढ़िया करोगे, मेहनत करोगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन लेने से। ठीक है, और हमको लगता है कि आप सभी लोग मेहनत कर ही रहे होंगे, और मेहनत कीजिएगा तो सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। आपको घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। सारे कंटेंट, हर चीज जब हमारे यहाँ प्रोवाइड की जाती है, तो आपको भटकना भी नहीं है, प्यार से भरदम पढ़ना है। जितना मटेरियल हम दे रहे हैं उतने को फोकस करिए ना, 4 बार 5 बार पढ़िए। और उसके बाद अगर आपके पास समय मिलता है तो एनसीईआरटी का बुक 9th 10th 11th का खरीद लीजिए, और चैप्टर बाय चैप्टर अपने से अंडरलाइन करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को भी पढ़िए। तब देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो कह रहे हैं करने के लिए वो श्योर करना है, और देखिए कैसे नहीं होता है। और मेरे भाई मुझे लगता है कि एक एक स्टूडेंट, जितने भी लोग हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ रहे हैं, अभी तक में तो बहुत सारे कॉल आ चुके हैं, ऐसे स्टूडेंट जो कि जिनका साइंस बहुत वीक था, वो बच्चे बहुत अच्छा करके आए हैं। ठीक है, और अगर आप लोग भी अगर 2 4 5 मार्क्स से अगर कोई लैक कर रहे होंगे, या थोड़ा भी सस्पिशन होगा, हम आपसे
यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा और दम लगाइए, सफलता आपके सामने है। और यहां से जब रिटर्न जाइएगा, आप नहीं मेहनत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, उम्मीद खत्म कर दीजिएगा, तो लाइफ में नौकरी हो या ना हो, लेकिन एक रिग्रेट हमेशा रहेगा कि हमने उस टाइम पर मेहनत नहीं किया। कम से कम मेरे भाई अपने तरफ से पूरा 100% एफर्ट लगा के देखिए, जो होना होगा होबे करेगा। लेकिन सबका किस्मत मेरे भाई उसके कर्मों से लिखी जाती है। इसलिए आप अगर मेहनत कीजिएगा तो आप सही जगह पहुंचिएगा, मेहनत कीजिएगा तो हर चीज आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, हम तो यही कहेंगे, जी जान लगा करके मेहनत कीजिए। और मेरे तरफ से मेरे भाई सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप हमेशा बूस्टअप रहिए, इसीलिए हम कहते भी रहते हैं कि हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने आप को हमेशा ऊपर सोचिए कि हम, मेरा लेवल है, हम कर सकते हैं। श्योर कर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।